हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज है 20 जनवरी 2024 और आज के इस वीडियो में 20 जनवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। साथ ही साथ उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके को भी देखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में उन सभी करंट अफेयर को शामिल करता हूँ जो टीसीएस बेस्ड होता है। एग्जाम में आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। और दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूआईडीएआई के निर्देश के बाद आधार कार्ड में सुधार करने हेतु किस विकल्प को हटा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन। डेट ऑफ बर्थ करेक्शन को आधार कार्ड में यूआईडीए के निर्देश के अनुसार हटा दिया गया है। ठीक है, पहले क्या था, पहले आप नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, यूनिक नंबर करेक्शन वगैरह करवा सकते थे। आपका यूनिक नंबर तो नहीं चेंज होता था, लेकिन आपका नाम, एड्रेस और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो करेक्शन किया जा सकता था। लेकिन अब यूआईडीएआई के निर्देश के बाद आप नाम तो करेक्शन करवा सकते हैं, एड्रेस भी करेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन नहीं करवा सकते। ऐसा क्यों? चलते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हाल ही में यूआईडीएआई के द्वारा निर्देश के बाद यह फैसला लिया गया है कि ईपीएफओ यानी कर्मचारी पेंशन निधि आयोग के द्वारा आधार कार्ड को जन्म प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके बाद यूआईडीएआई ने यह फैसला लिया है कि आधार कार्ड के उपयोग को स्वीकार दस्तावेजों की सूची से हटाया जाएगा, जिसमें आधार कार्ड को जन्मतिथि में सुधार करने का विकल्प को भी हटा दिया गया है। ठीक है, यूआईडीएआई के बारे में जानते हैं। यूआईडीएआई का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड इशू करवाती है। यूआईडीएआई 12 डिजिट का एक अंक देती है, जिसे आप आधार कार्ड नंबर भी बोलते हैं। ये 12 अंकों का होता है। एग्जाम में पूछा, एनटीपीसी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यूआईडीएआई के द्वारा आधार कार्ड में दिए गए नंबर कितने संख्याओं की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 डिजिट। ठीक है, यूआईडीएआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलकनी। ठीक है, नंदन नीलकनी। वर्तमान में जो यूआईडीएआई के चेयरमैन हैं वो है नीलकंठ मिश्रा, और यूआईडीएआई के वर्तमान सीईओ हैं अमित अग्रवाल। इसे आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वाहन एक फास्टैग पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसा आप देख पा रहे होंगे, यह है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने हाल ही में एक पहल की शुरुआत की है जिसका नाम है वन व्हीकल वन फास्टैग। ठीक है, एक वाहन एक फास्टैग, इसके बारे में हम डिटेल जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये है नहाई का लोगो। नहाई का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1995 में हुआ था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत काम करती है। नहाई का जो वर्तमान में मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो है द्वारका, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में एक जगह है जो द्वारका सेक्टर 10 में इसका मुख्यालय है। तो आपको उत्तर प्रदेश का द्वारका नहीं है याद रखना है, ये नई दिल्ली में भी एक द्वारका है, एरिया का नाम है, जो सेक्टर 10 में आता है, और सेक्टर 10 में ही नहाई का अपना मुख्यालय है। ठीक है, वर्तमान में नहाई के जो चेयरमैन हैं वो हैं संतोष कुमार यादव, और वर्तमान में टेक्निकल हेड हैं आलोक दीपांकर। क्योंकि नहाई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो सरकार ने एक इसमें टेक्निकल हेड को भी बना रखा है, जिसका नाम है आलोक दीपांकर। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत नहाई भारत में सड़कों का जाल बिछाने का काम करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापान के उस मून मिशन का क्या नाम है जिसने जापान ने अपने लॉन्च व्हीकल स्लिम यानी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्पेसक्राफ्ट, जिसका शॉर्ट नेम H2A दिया गया है, को चांद पर रहस्यमय चीज़ों की खोज करने के लिए भेजा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मून स्नाइपर। ये है मून स्नाइपर, जिसे जापान ने
भारत के सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 के बाद अपना मून मिशन के लिए लॉन्च किया था H2A स्पेस क्राफ्ट के थ्रू, ठीक है, जिसका लैंडर का नाम था स्लीम। फुल फॉर्म होता है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ठीक है। चलिए जापान के स्पेस क्राफ्ट के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक और इसके फैक्ट्स के बारे में जानना। तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA। इसका फुल फॉर्म होता है जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ने हाल ही में चंद्रमा के रहस्यमय चीज़ों का पता लगाने के लिए अपने स्पेस क्राफ्ट H2A से लॉन्च किया है, जो चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर लैंड करेगा। जैसे भारत ने चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक इसरो के द्वारा प्रक्षेपण किया गया था और वो जाके साउथ पोल पर लैंड किया था लैंडर, ठीक है, उसी प्रकार जो जापान ने अपना मून मिशन मून स्नाइपर जो भेजा है वो कहाँ लैंड करेगी, उसका लैंडर सियोली क्रेटर पे। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। जापान के मून मिशन स्नाइपर में लगा लैंडर का नाम स्लीम है, जिसे फुल फॉर्म स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून है, ठीक है। इस मिशन को जापान ने अपने स्पेस क्राफ्ट H2A की मदद से लॉन्च किया था, जिसका लैंडर का वजन 200 kg है, ठीक है, 200 kg। जो लैंडर है जिसका नाम स्लीम है, इसका जो वजन है वो 200 kg है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जापान का स्पेस एजेंसी JAXA, जिसका फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है, और इसका जो JAXA का हेडक्वार्टर है, जैसे भारत का इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, उसी प्रकार जापान के एरोस्पेस एजेंसी JAXA का हेडक्वार्टर टोक्यो चौफी सिटी में है, ठीक है। JAXA का जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो है यामाकावा हिरोशी। JAXA का जो स्थापना किया गया था वो 1 अक्टूबर 2002 को किया गया था, ठीक है। जैसे भारत में इसरो काम करती है स्पेस एजेंसी के रूप में, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और जो इसका लॉन्च पैड है वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एस सोमनाथ, ठीक है। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा भारतीय बैंक सिंगापुर में अपना पहला ब्रांच खोलेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HDFC बैंक। यह है HDFC बैंक जो हाल ही में घोषणा किया है कि वो अब सिंगापुर में अपना पहला ब्रांच खोलेगी, ठीक है। HDFC के बारे में जानते हैं। HDFC का मुख्यालय मुंबई में है। HDFC के MD और CEO हैं शशिधर जगदीश और वर्तमान में HDFC बैंक के चेयरमैन आतनु चक्रवर्ती हैं, ठीक है, इसे याद रखना है। HDFC बैंक की स्थापना 2007 में हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय कंपनी द्वारा महाराष्ट्र में डेटा सेंटर की स्थापना की जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अडानी ग्रुप। ये है लोगो अडानी ग्रुप का, जिसने अभी हाल ही में घोषणा किया है कि वह अपना एक डेटा सेंटर की स्थापना करेगा, जो कि मुंबई के महाराष्ट्र में खोला जा रहा है, ठीक है। अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी हैं। इसके जो हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद गुजरात में है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने किस कंस्ट्रक्शन कंपनी को मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए चुना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लार्सन एंड टुब्रो LNT। लार्सन एंड टुब्रो LNT को, जो कि भारत का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसे ही मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। LNT के बारे में जानते हैं। LNT का फुल फॉर्म होता है लार्सन टुब्रो लिमिटेड। इसकी जो स्थापना हुई थी 7 फरवरी 1946 को हुआ था, सॉरी। लार्सन एंड टुब्रो LNT की स्थापना 7 फरवरी 1946 को हुआ था, 1946 को हुआ था। LNT का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है, ठीक है। और जो इसके संस्थापक हैं, फाउंडेड किया गया था H लार्सन एंड क्रिश्चियन टुब्रो। ये दो पार्टनर थे जिन्होंने संयुक्त रूप से LNT की स्थापना की थी। इन्हीं के नाम पर LNT रखा गया था, इस कंपनी का नाम लार्सन एंड टुब्रो। H लार्सन एंड क्रिश्चियन टुब्रो के द्वारा इस कंपनी की स्थापना की गई थी। वर्तमान में
एल&टी के जो चेयरमैन हैं वो हैं अनिल नाइक, और जो वर्तमान में इसके एमडी हैं वो हैं एस.एन. सुब्रमण्यम। इसके वर्तमान में सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं आर शंकर रमन। यहाँ संकट हो गया है, आर टी की जगह पे आर कर लेंगे, शंकर रमन वर्तमान में एल&टी के सीएफओ हैं। यह है एल&टी का लोगो। आपने बहुत सारा जगह पे देखा होगा। एल&टी भारत के लगभग मेट्रो स्टेशन का निर्माण करी है, और अभी इसीलिए इसकी सफलता को देखते हुए और जितने भी आपका एयरपोर्ट आप देखते हो इंडिया में, वो सभी एयरपोर्ट का निर्माण एल&टी की द्वारा ही मैक्सिमम किया गया है। हालांकि एल&टी अपने को पार्टनर को लेकर साथ में काम करती है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करती है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन का लोगो। ठीक है, और जो इसके वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है ऋतिक रोशन को। ये है ऋतिक रोशन, जिसे रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इन्हें। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पिछले वर्ष के काफ़ी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में टीसीएस बेस्ड सारे क्वेश्चन को करवाता हूँ। आप क्वेश्चन के क्वालिटी को देख के समझ सकते हैं, और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके वीडियो को सपोर्ट करें। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोकबोरोक उत्सव किस भारतीय राज्य का एक सांस्कृतिक महोत्सव है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, त्रिपुरा। ये है कोकबोरोक उत्सव का एक झांकी, जो कि भारतीय राज्य त्रिपुरा में मनाया जाता है। त्रिपुरा में मैक्सिमम बंगाली भाषा बोला जाता है। ठीक है, और ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। प्रत्येक वर्ष 19 जनवरी को भारतीय राज्य त्रिपुरा में मनाया जाने वाला त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, जिसे कोकबोरोक दिवस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारतीय राज्य त्रिपुरा का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है कोकबोरोक दिवस, जो कि त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, पिक्चर आप देख रहे होंगे, यह है कोकबोरोक उत्सव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में नई शिक्षा नीति के तहत किस विदेशी भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फारसी। ऑप्शन बी फारसी। फारसी को हाल ही में भारत के 9वें शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है कि फारसी को ही 9वें शास्त्रीय भाषा के रूप में नई शिक्षा नीति के तहत सरकार ने इसे शामिल करने की घोषणा की है। तो इसके पीछे का एक रीज़न है, ये है कि अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान के यात्रा पे गए हुए हैं। तो उन्होंने ईरान से एक सांस्कृतिक संबंध बनाने के उद्देश्य से ईरान के जो लोकल ऑफिशियल लैंग्वेज है फारसी, उसे भारत के 9वें शास्त्रीय भाषाओं के रूप में शामिल करने का घोषणा किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिन्होंने निर्णय लिया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी ईरान यात्रा के दौरान घोषणा किया कि वह भारत ईरान का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है फारसी, उसे सांस्कृतिक संबंध को गहरा बनाने के उद्देश्य से इसे भारत की नई शिक्षा नीति के तहत शामिल करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के मत्स्य मंत्रालय द्वारा भारत के किस राज्य में मछली की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से कृत्रिम चट्टानों की परियोजना का शुरुआत किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, केरल का बिजिंगम। केरल का बिजिंगम जो है, वहाँ पे भारत के मत्स्य मंत्रालय द्वारा राज्य में मछली की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से कृत्रिम चट्टानों की परियोजना की शुरुआत किया है। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट्स के वो देख लेते हैं। कृत्रिम चट्टान, जैसा कि आप पिक्चर देख रहे होंगे, यह है कृत्रिम चट्टान। इसकी ही परियोजना की शुरुआत वहाँ के झीलों, नदियों में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि मछली भंडार को बढ़ावा दिया जा सके और वहाँ के जो मछली पकड़ने वाले समुदाय होते हैं, उनकी आय को दुगना किया जा सके। वर्तमान में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री जो हैं वो हैं
हमारे पुरुषोत्तम रूपाला भारत के केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार द्वारा जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन 800 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उड़ीसा का जो राज्यपाल हैं वो हैं रघुवर दास। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्यमंत्री और राज्यपाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैं इसे कवर करता हूँ। ठीक है, तो अभी हाल ही में जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन 800 करोड़ रुपए की लागत से उड़ीसा सरकार किया है। ठीक है, उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री है आप यहाँ देख सकते हैं वो है नवीन पटनायक और उड़ीसा का जो राज्यपाल हैं वो है रघुवर दास। रघुवर दास बीजेपी पार्टी से थे और ये झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये इन्होंने राज्यपाल का पद संभाला और अभी वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं। ठीक है, रघुवर दास, ये हैं रघुवर दास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने परमाणु ऊर्जा से एक स्मार्टफोन बैटरी का निर्माण किया है जो 50 वर्ष तक एक बार चार्ज करने के बाद चलेगी? ठीक है, मतलब किस देश ने परमाणु ऊर्जा से एक स्मार्टफोन बैटरी का निर्माण किया है जो एक बार चार्ज करने से 50 वर्ष तक उसकी बैटरी चलेगी, बैकअप देगी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना। चाइना ने हाल ही में एक परमाणु ऊर्जा से लैस स्मार्टफोन बैटरी का निर्माण किया है जो चाइना का दावा है कि वो एक बार चार्ज करने से 50 वर्षों तक चलेगी और इसका उपयोग हम अंतरिक्ष यान, स्मार्टफोन, ड्रोन वगैरह में कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, चीन की बेटा बॉयलर टेक्नोलॉजी कंपनी परमाणु बैटरी को बना रही है जो स्मार्टफोन, ड्रोन और अंतरिक्ष यान में फिट हो सकती है, जो एक बार चार्ज करने के बाद 50 वर्षों तक चल सकती है। यह एक रेडियो न्यूक्लियर बैटरी है जिसमें कृत्रिम हीरे की परत को चढ़ाया गया है और निकेल को आइसोटोप अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया गया है जो निकेल 63 क्षय करके ऊर्जा पैदा करेगी और एक बार चार्ज करने पर 50 वर्षों तक चलेगी, ऐसा चीन का दावा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चीन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग 2024 में विश्व का सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल हुई है या भारतीय कंपनी बनी है? याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग 2024 में विश्व का सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में कौन सी भारतीय आईटी कंपनी बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीसीएस। टीसीएस, जैसा कि आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये है टीसीएस कंपनी जो ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग 2024 में भारत का सबसे मूल्यवान वैल्यूएबल कंपनी के रूप में, भारतीय आईटी कंपनी के रूप में उभर कर आई है। ठीक है, टीसीएस के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग आई थी अभी 2024 में, इस रैंकिंग में विश्व का नंबर 1 आईटी सर्विसेज कंपनी, विश्व का अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्पल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल विश्व का सबसे नंबर 1 आईटी सर्विसेज कंपनी है, जबकि अगर भारत की बात की जाए तो भारत का टीसीएस है। ठीक है, इसे याद रखना है। विश्व का पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे नंबर 1 आईटी सर्विसेज कंपनी ग्लोबल 500 रैंकिंग में किसे घोषित किया गया था या शामिल किया गया है, तो एप्पल। और अगर भारत की बात की जाए तो टीसीएस। ठीक है, एप्पल के बारे में जान लेते हैं। एप्पल का हेडक्वार्टर कुपरटिनो कैलिफोर्निया में है। एप्पल का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी इसकी जो स्थापना हुआ था, 1 अप्रैल 1976 को हुआ था। एप्पल कंपनी के जो फाउंडर हैं स्टीव जॉब के द्वारा एप्पल कंपनी की स्थापना की गई थी। वर्तमान में जो एप्पल कंपनी का जो चेयरमैन है वो हैं आर्थर लॉबिन्सन और इसके जो सीईओ हैं वो टिम कुक हैं। एप्पल का सीईओ जेफ विलियम एंड एप्पल का सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लुका मैस्त्री। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे वर्तमान में एप्पल का चेयरमैन पूछा जाएगा, ज़्यादा संभावना होता है चेयरमैन का, चेयरमैन ही पूछा जा सकता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आर्थर लॉबिन्सन। एप्पल का सीईओ टिम कुक, सीओओ जेफ विलियम्स एंड एप्पल का सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लुका मैस्त्री है। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी के बारे में जानते हैं। टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जैसा कि आप पिक्चर देख रहे होंगे। यह है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसकी स्थापना 1968 में किया गया था। ठीक है,
इसका जो वर्तमान में टीसीएस के हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। वर्तमान में चेयरमैन टीसीएस के हैं नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है। नटराजन चंद्रशेखरन टीसीएस के वर्तमान चेयरमैन हैं। और टीसीएस के वर्तमान एमडी और सीईओ हैं के कीर्ति वशान, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आयोग द्वारा राम उत्सव से पहले खाद्य सनातन वस्त्र पेश किया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग, ठीक है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा हाल ही में सनातन वस्त्र पेश किया गया है, ठीक है, राम उत्सव से पहले। अभी जो 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या में बनने वाला है, जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, उसके उद्देश्य से अभी हाल ही में खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने यह घोषणा किया है कि वह राम उत्सव से पहले खाद्य सनातन वस्त्र पेश करेगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट के T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ये है रोहित शर्मा। इसे आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया के जकार्ता में। ये है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 का लोगो, जिसका आयोजन वर्ष 2024 में इंडोनेशिया का जकार्ता में हुआ है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 का, ठीक है। याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू बियर पाया गया है? यह है तिब्बती भूरा भालू, जो कि भारतीय राज्य सिक्किम में पाया गया है और इससे पहली बार भारत में देखा गया है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, भारत के किस राज्य में पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू को देखा गया है। यह है तिब्बती भूरा भालू, जिसे सिक्किम राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में देखा गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WEF एंड WHO ने संयुक्त रूप से स्विट्जरलैंड के दावोस में हुए सम्मेलन में किस रोग को कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिजीज एक्स। अभी हाल ही में WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने संयुक्त रूप से स्विट्जरलैंड के दावोस में हुए सम्मेलन में घोषणा किया है कि डिजीज एक्स जो है वो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। WHO का मुख्यालय जेनेवा में है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो संस्थापक हैं वो हैं क्लाउस श्वाब, ठीक है। और WHO का जो हेड है वो है घेब्रेयेसस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICC द्वारा आयोजित ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले T20 के लिए पहली महिला अंपायर किसे बनाया गया है, ठीक है, या कौन बनी है? ICC द्वारा आयोजित ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले T20 के लिए पहली महिला अंपायर किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रेडफर्न। ये हैं रेडफर्न, जो कि इंग्लैंड की रहने वाली हैं। इन्हें हाल ही में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले T20 के लिए पहली महिला अंपायर बनाया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने HPC यानी हाई परफॉर्मेंस कैपेसिटी एंड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ कंपनी अल्टेयर के साथ मिलकर ई-मोबिलिटी सिमुलेशन लैब बनाएगी, ठीक है, ई-मोबिलिटी सिमुलेशन लैब बनाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास द्वारा हाई परफॉर्मेंस कैपेसिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ कंपनी अल्टेयर के साथ मिलकर ई-मोबिलिटी सिमुलेशन लैब बनाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में 25 मीटर एयर राइफल में 2 स्वर्ण पदक किस भारतीय निशानेबाज ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योगेश सिंह। ये है योगेश सिंह, जिसने हाल ही में इंडोनेशिया के जकार्ता में हो रहे एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में 25 मीटर एयर राइफल में 2 स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हो रहा है। ठीक है, जिसमें 25 मीटर एयर राइफल में 2 स्वर्ण पदक भारतीय निशानेबाज योगेश सिंह ने जीता है। ये है योगेश सिंह, इसे आपको याद रखना है। साथ ही साथ एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अक्षत यादव और अक्षय जैन ने एक एक कांस्य पदक भी जीता है, इसे भी आपको याद रखना है। कांस्य पदक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्वर्ण पदक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कांस्य पदक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अक्षत यादव और या अक्षय जैन का संबंध किस खेल से है। ठीक है, इसको आप एक टॉपिक में पढ़ते होंगे, खेल खिलाड़ी। ठीक है, धीरे धीरे करके मैं एक एक करके टॉपिक वाइज भी वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, और दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर आप लोग खुद से हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो आज का पूरा होता है। मिलते हैं कल एक फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।